Hello students, welcome to MKH. Today I am here Jasprit Kaur and today we will study about chapter number 8. This is how do organism reproduce. It means organism reproduce कैसे करते हैं. So सबसे पहले हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं. So let's get start students. हम देखेंगे what is reproduction. बेसिकली नॉर्मल हम वर्ड लेंगे, इसके अंदर से रिप्रोड्यूस से आया वर्ड रिप्रोडक्शन की. what is reproduction. रिप्रोडक्शन होता क्या है. हमारे अराउंड जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं सबके सब इमॉर्टल है, मतलब एट द एंड वो कभी ना कहीं उनकी डेथ हो जाएगी. लेकिन अभी कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए ना जो लाइफ की एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स लिविंग बींग्स जितने भी हैं एट द एंड वो उनकी डेथ हो जाएगी. सो किसकी वजह से जो लाइफ की एग्जिस्टेंस ही है वो बनी रहेगी. तो हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन स्टूडेंट्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है. फर्स्ट इज री प्लस प्रोडक्शन. री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स मेकिंग. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब हम देखते हैं मेकिंग समथिंग अगेन, मतलब दोबारा किसी चीज़ का निर्माण करना. दोबारा किस चीज़ का निर्माण होगा, तो दोबारा निर्माण होगा ऑर्गेनिज्म का जो बिल्कुल उनके जैसा होगा. इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं जो बिल्कुल उनके जैसे हो. सो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ऑन काइंड. इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको रिप्रोडक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा. सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम इसकी की पॉइंट्स मैं आपको बता दूं. इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से मेजर की पॉइंट्स लेने वाले हैं. सो नाउ वी हैव की पॉइंट्स ऑफ आवर चैप्टर, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना जो बिल्कुल उनके जैसा हो. सेकंड हम पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है. उसके बाद हम जब इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़. क्या रिप्रोडक्शन के अंदर जब न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं तो क्या वो अपनी डिट्टो कॉपीज़ बनाते हैं या नहीं बनाते. सो ये हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएशंस एंड इट्स इंपॉर्टेंट, कि वेरिएशन क्या होता है. वेरिएशन मीन्स बदलाव, चेंजेस जो न्यू जनरेशन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बट वो पेरेंटल जनरेशन के अंदर नहीं होते. ठीक है. वेरिएशन और उसकी हमारी लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो हम इस चैप्टर के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं. उसके बाद रिप्रोडक्शन की हम टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्योंकि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर बहुत तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे पाए जाते हैं ना, तो सबके अंदर सिमिलर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर सबकी डिफरेंट है तो उनके अंदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी अलग होगा. इसलिए बेसिकली हमारे पास रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं. वन ऑफ इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इनका डिटेल जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे. और उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस पढ़ेंगे. और उसके बाद इनके जो फर्दर पार्ट्स हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आगे कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, इसके भी कई टाइप्स होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इन्हें हम आगे चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तब पढ़ेंगे. सो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. रिप्रोडक्शन मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था. हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन से. सो अभी हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है. ठीक है. वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है. तो उसका मैं नॉर्मल में बेसिकली मैं आपको आंसर बता दूं. टू मेक कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पीशीज़, मतलब वेरियस स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. ठीक है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. वो क्यों, वो ऐसे देखो, आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा. न्यूट्रिशन अगर हम नहीं लेंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते, है ना, बेसिकली सी. और रेस्पायरेशन के अंदर अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेते तो भी हम ज़िंदा नहीं रह सकते. और डाइजेशन अगर हमारा प्रॉपर नहीं होता, इवन हम एक्सक्रीट भी अगर नाइट्रोजनस वेस्ट को अगर एक्सक्रीट नहीं करते तो भी हम अपनी हेल्थी लाइफ नहीं स्पेंड कर सकते, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियाँ हमें हो जाती है. लाइक डायलिसिस लोग करवाते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जब एक्सक्रीशन अच्छे से नहीं हो पाता तो उन्हें आर्टिफिशियल फॉर्म के अंदर वो एक्सक्रीट करना पड़ता है नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से. तो हम इनसे हमें ये तो पता चल गया कि ये जो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम्स हैं, वो सारे के सारे वाइटल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं. तो रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा क्या है जो हमारे लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. इनफैक्ट जब कोई पर्सन रिप्रोड्यूस करता है, न्यू जनरेशन को बर्थ देता है, तो उसके अंदर उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी भी यूज़ होती है. तो रिप्रोडक्शन हम क्यों करें, क्यों मतलब वो इतनी एनर्जी यूज़ करे. ठीक है. तो अगर एक पर्सन अगर बोल रहा है कि उसे रिप्रोड्यूस नहीं करना,
उसे न्यू जनरेशन को बर्थ नहीं देना या बच्चे पैदा नहीं करने, तो उससे उसका काम चल जाएगा। क्योंकि अगर एक पर्सन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो उसके अंदर जो सर्वाइवल के लिए उसको एक्टिविटीज़ होनी चाहिए उसकी बॉडी के अंदर, वो तो अच्छे से हो रही है ना, तो इसलिए वो अपनी अच्छी लाइफ स्पेंड कर पाएगा। अगर एक पर्सन ये सोचता है या फिर 2-3 पर्सन ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर पूरे यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम कह सकते हैं सारे के सारे ह्यूमन बींग्स ऐसा सोचने लगे कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करना, हमें न्यू जनरेशन को बर्थ नहीं देना, नए ऑर्गेनिजम्स पैदा नहीं करने, तो क्या होगा, एट द एंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि नई जनरेशन नहीं आएगी। क्योंकि पुरानी जनरेशन टाइम आने पे ख़त्म हो जाएगी। जब नई जनरेशन नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो नई जनरेशन नहीं आएगी। तो नई जनरेशन नहीं आएगी तो एट द एंड यूनिवर्स से लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन इज़ वाइटल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब रिप्रोडक्शन के बिना जिंदा तो हम रह सकते हैं, लेकिन अर्थ के ऊपर लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज़। क्या ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के अंदर अपनी एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन के अंदर हम पढ़ रहे थे कि नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट कॉपी होती है उनके पेरेंट जैसे होते हैं? क्या हम अपने माँ बाप जैसे बिल्कुल होते हैं या नहीं? इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स नो। बिकॉज जब इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता। पेरेंटल सेल बिल्कुल, डॉटर सेल बिल्कुल अपने पेरेंटल सेल जैसी नहीं होगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की, तो सबसे पहले हमारे पास है पेरेंटल सेल। पेरेंटल सेल के पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर स्टूडेंट्स पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर लगा होता है डीएनए। ये क्रोमोसोम्स हेरिडिटी करैक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से जो करैक्टर्स हैं हमारे पेरेंटल करैक्टर्स हम में ट्रांसफ़र होते हैं, वो उनकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। सो जब इस सेल डिवीज़न स्टार्ट होना शुरू होगा तो ये पेरेंटल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेल डिवाइड हुआ तो ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा। जैसे ये न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास था डीएनए। अभी अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, दो पार्ट्स के अंदर कोई चीज़ डिवाइड होती है, तो उसके अंदर जो कंटेंट है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उन दो पार्ट्स में। तो इसका न्यूक्लियस तो डिवाइड होना शुरू हो गया। अभी न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, अब इसका क्या होगा, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करना शुरू करेगा। मतलब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाना शुरू करेगा। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई मास्टर कॉपी है और मुझे वो आगे दो स्टूडेंट्स को देनी है, तो मैं उसकी क्या करूँगी, फोटोकॉपी बनाऊँगी, ताकि सेम कंटेंट मैं उस स्टूडेंट को भी दे सकूँ और सेम कंटेंट मैं दूसरे स्टूडेंट को भी दे सकूँ। सो न्यूक्लियस डिवाइड होगा जब, तो डीएनए भी अपनी फोटोकॉपी बनाएगा। जब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना लेगा तो वो एक फोटोकॉपी इस सेल को दे देगा और एक फोटोकॉपी इस सेल को दे देगा। और जब साइटोप्लाज्म भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हमारे पास ये 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, जिनके इसके अंदर भी एक डीएनए की फोटोकॉपी है और इसके अंदर भी डीएनए की फोटोकॉपी है। मतलब इससे हम ये समझ रहे हैं कि डीएनए जब सेल डिवाइड होता है तो डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है, कॉपी बना रहा है। लेकिन हमें इससे ये नहीं पता चला कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है। ये हमने सिर्फ समझा कि जब सेल हमारी डिवाइड हो रही है तो डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई और दोनों सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अभी देखो स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक होता है मेल गैमेट, दूसरा होता है फीमेल गैमेट। दोनों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होता है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में क्या होते हैं, हाफ होते हैं। अभी मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू इनका जब फ्यूजन होता है तो एक बनता है जायगोट। जायगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इट इज़ 2n स्ट्रक्चर और ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, 1 सेल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अभी इस जायगोट के अंदर क्या होता है कि 50% डीएनए इसके अंदर मदर का आता है, 50% मदर का डीएनए आएगा और 50% फादर का। हम कह सकते हैं कि जो ये जायगोट है ना, ये जो नया हमारे पास डिप्लॉयड सेल बनी, इसके अंदर 50% कैरेक्टर्स तो मेल के आते हैं, 50% कैरेक्टर फीमेल के आते हैं, ठीक है जी। अभी मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा दूं। नहीं, अभी देखो स्टूडेंट्स, अगर हम कह रहे हैं कि एक बिल्कुल उसके जैसा नहीं है तो क्यों नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, जब रिप्रोडक्शन होता है तो जैसे मेल गैमेट गया, फीमेल गैमेट गया, दोनों के हाफ ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलके जायगोट बनाया, ठीक है। अभी इस मेल के अंदर क्या होगा, 50% जो डीएनए होगा, 50% जो डीएनए होगा वो मेल का होगा, ठीक है। इट मीन्स फादर का होगा 50% डीएनए।
और 50% स्टूडेंट्स डीएनए होगा मदर का। अब फादर का 50% डीएनए आ गया, मदर का 50% डीएनए आ गया। अब ये दोनों डीएनए क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होता है ना। अभी जैसे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, इन गैमेट्स के अंदर ये भी तो सेल्स है ना, सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा और डीएनए भी होगा। तो इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उनमें 50% डीएनए मदर का होता है, 50% डीएनए फादर का होता है। जब इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है तो एक नया डीएनए स्टूडेंट्स बन जाता है और इस जाइगोट के अंदर एक न्यू टाइप का डीएनए बनता है। और ये जो नया डीएनए होता है ये नए कैरेक्टर्स शो करेगा। ये नया डीएनए बना, नए कैरेक्टर्स शो करेगा। और ये जो एक अभी इसमें न्यू डीएनए है, ठीक है जी, ये नया डीएनए अभी ये यहीं तो नहीं पड़ा रहेगा, इसे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए कंटिन्यूसली अपने आप को कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करेगा तो अलग अलग सेल्स के अंदर ही अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, डीएनए अपनी फोटोकॉपी बनाता जाएगा तो नए प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होती जाएगी। और ये जो नए टाइप का जो प्रोटीन होगा ये मिक्सचर होगा 50% ऑफ मदर डीएनए एंड 50% ऑफ फादर डीएनए। इसीलिए जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं होती क्योंकि उसके अंदर 50% फादर के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 50% मदर के कैरेक्टर्स आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं डीएनए की, क्या डीएनए बिल्कुल से, हाँ डीएनए मैच जरूर करता है क्योंकि 50% डीएनए फादर का है और 50% मदर का। जब इन दोनों के फ्यूजन से नया डीएनए बनेगा ना तो ये नया न्यू टाइप का डीएनए न्यू कैरेक्टर्स शो करेगा। और इन न्यू कैरेक्टर्स की वजह से और इस एरर की वजह से जो ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसी बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट नहीं होती। कुछ सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, वो इस वजह से क्योंकि हो सकता है कि इस जनरेशन के अंदर मदर के जो कैरेक्टर्स है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हों। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर इस जनरेशन के अंदर मदर के कैरेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट हैं तो आने वाली जनरेशन के अंदर भी मदर के कैरेक्टर्स ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती। वो कॉपी क्यों नहीं होती, क्योंकि जब मेल और फीमेल के गैमेट्स का फ्यूजन होता है उसके अंदर 50% मदर का डीएनए आता है, 50% फादर का डीएनए आता है। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के फ्यूजन से न्यू डीएनए बनता है। अब जब ये न्यू चीज़ बनी, न्यू डीएनए बना तो वो नए कैरेक्टर शो करेगा ना। तो ये जो नए कैरेक्टर्स होंगे ये हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर से कुछ अलग होंगे, मतलब हम कुछ वेरिएशंस शो करेंगे जो हमारे पेरेंट्स के अंदर नहीं है। सो अभी आई होप सो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया हो। अभी अगर एरर बहुत छोटा है, यहाँ पे एरर आया ना जब इसकी फोटोकॉपी हो रही थी, है ना, फ्यूजन हो रहा, तो यहाँ पे एरर आया। जब ये एरर छोटा है, मतलब नेग्लिजिबल है, स्लाइटली सा एरर है, थोड़ा सा एरर है, तो काम चल जाएगा क्योंकि हमें थोड़े बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर यार बहुत बड़े स्केल पे आ जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मदर की आइज ब्लू हैं और फादर की आइज हैं ब्लैक, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन हो रहा था इनके गैमेट्स आए, दोनों का फ्यूजन हुआ, न्यू डीएनए बना। न्यू डीएनए नए कैरेक्टर शो करेगा। अगर इन दोनों के फ्यूजन से जो नया ऑफस्प्रिंग हमारे पास बन रहा है, नया जो डीएनए बन रहा है, अगर ये डीएनए शो कर रहा है ब्राउन आइज, ठीक है जी, ब्राउन आइज जो बिल्कुल ही इनमें से अलग है ना, क्योंकि ना तो ब्राउन आइज मदर की थी और ना ही ब्राउन आइज फादर की थी। तो भाई ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा एरर आ गया है ना। तो इस एरर को हम बोलते हैं वेरिएशंस। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। अभी हमारे पास एक नया वर्ड आ गया वेरिएशन। भाई ये वेरिएशन क्या है? वेरिएशन स्टूडेंट ये है जब बड़े स्केल पे, जब बड़े लेवल पे, यानी जब थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा एरर डीएनए की कॉपी के अंदर आ जाता है तो उसे हम कहते हैं वेरिएशन। क्योंकि जब हम कॉपीज़ की बात कर रहे थे तो मेल और फीमेल, मदर और फादर के डीएनए का फ्यूजन हो रहा था, नया डीएनए बन रहा था, नए कैरेक्टर शो कर रहे थे। वो कुछ कैरेक्टर्स उनके पेरेंटल कैरेक्टर से अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाए तो उसे हम कहते हैं वेरिएशंस। सो नाउ वी हैव अ न्यू वर्ड वेरिएशंस। सो आपको ये अगर समझ में आ गया हो तो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेरिएशन।
सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नया वर्ड आया था वेरिएशन। वेरिएशन मतलब चेंज, यानी बहुत ज़्यादा चेंज। सो वेरिएशन जब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब डीएनए कॉपी हो रहा था, डीएनए का मैकेनिज्म कॉपी होने का जब मैकेनिज्म चल रहा था, तो उसके अंदर एरर आया था। उस एरर की वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। वेरिएशन का मतलब होता है इट इज़ अ चेंज इन कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल विच हैज़ नॉट एग्जिस्टेंट इन देयर पेरेंट्स। मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग के अंदर आना जो उनके पेरेंट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं हो रहे थे, ठीक है। मतलब वही तो ब्राउन आइज़ ना तो फादर की थी और ना ही ब्राउन आइज़ मदर की थी। सो अभी हमने वेरिएशन देख लिया कि वेरिएशन क्या था। वेरिएशन यही था कि जब डीएनए की कॉपी का मैकेनिज्म हो रहा था रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर, तो वहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, ठीक है। वो एरर, उस एरर की वजह से जो नई ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर कुछ नए करेक्टर शो करते हैं, और वो जो नए करेक्टर हैं वही वेरिएशन होता है। अभी हम पढ़ेंगे वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वेरिएशन की सिग्निफिकेंस क्या है, कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि वेरिएशन अगर नहीं होगा ना तो हमारी एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट सब कुछ बदलता रहता है। अगर वेरिएशंस हम अडॉप्ट नहीं करते, वेरिएशन यानी बदलाव हम अपने अंदर नहीं लाते, तो हम सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, लाइक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। ये हमें सिखाता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। मतलब जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है ना, ठीक है, वेदर चेंज हो गया, मौसम चेंज हो, कोई डिज़ास्टर हो गया, उस स्पीशीज़ के उस टाइम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ स्पीशीज़ अगर डेड हो गई यानी मर गई है ना, तो उसमें से कुछ ऐसी स्पीशीज़ होंगी जो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लें और ज़िंदा रह सकें, ताकि वो अपनी स्पीशीज़ को आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकें। सेकेंड, ये हमें एडेप्टेशन की हैबिट हमें ये करता है ताकि हम किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर सकें। एडेप्टेशन का मतलब होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर चेंज की वजह से, या किसी भी मतलब एनवायरमेंटल चेंज की वजह से जो हम अपने फिजिकल फीचर्स के अंदर चेंज लाते हैं या उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन। या हम कह सकते हैं जो हमारे फिजिकल फीचर्स जो हमारे फिज़िकल फीचर्स के अंदर चेंजेस आते हैं, हम उसे कहते हैं एडेप्टेशंस। क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल कि किसी पानी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया रह रहे हैं, है ना, तो धीरे धीरे उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। अभी जो बैक्टीरिया उस पानी के अंदर रह रहा है, ठीक है, वो तो उस पानी को मतलब सहन नहीं कर पाएगा ना, तो मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया उसमें डेड हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया उसमें बच जाएंगे, यानी रह जाएंगे, यानी उस गर्म पानी को रेजिस्ट करके ज़िंदा रह पाएंगे, ताकि वो अपनी स्पीशीज़ को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। इट मीन्स उन्होंने उस गर्म पानी को अडॉप्ट कर लिया और अपने आप को बचा लिया, यानी अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने उससे फाइट किया, गर्म पानी को सहन किया। और इसी से ही हम कह सकते हैं कि जो वेरिएशन की जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि ताकि हमारी स्पीशीज़ ज़िंदा रह सके, हमें अडॉप्ट करना सिखा सके। और उसके बाद हम पढ़ते हैं डीएनए। वेरिएशन आता ही डीएनए की कॉपी के अंदर है, क्योंकि जब डीएनए के मैकेनिज्म हो रहा था, डीएनए की कॉपी का मैकेनिज्म हो रहा था, तब जो एरर आया था, ठीक है, तब एरर की वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिली थी। अगर वो एरर ही ना आता तो हम वेरिएशंस हमें नहीं आती, नए चेंजेस ना आते, सडन चेंजेस ना आते, ठीक है। और अगर वो जो नया डीएनए बना है ना, न्यू डीएनए के अंदर अगर सेल डिवीज़न नहीं होगा, न्यू सेल्स नहीं बनेंगे, डीएनए अपनी कॉपी नहीं बनाएगा। अब डीएनए कॉपी नहीं बनाएगा, इट मीन्स वो सेल्स के अंदर अब डीएनए को भेजेगा नहीं, सेल डिवीज़न अच्छे से नहीं हो रहा, कॉपी नहीं बन रही, तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। इसलिए डीएनए कॉपी के लिए भी, वेरिएशन के लिए डीएनए कॉपी होना ज़रूरी है, ताकि वो न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बर्थ दे सके। सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, कैसे होता है, ठीक है। हमने रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना जो उनके जैसे हो। अभी क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं? ऐसा नहीं होता। सबके सब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन अलग होता है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन अलग होता है। तो बेसिकली 2 टाइप का रिप्रोडक्शन है। फर्स्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्यूशन होती है। मतलब एक सिंगल पेरेंट ही डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और ये जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये सिंपल और यूनिसेलुलर, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होता है, और एक सिंगल पेरेंट ही डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर देता है।
डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बना देता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है और इसके अंदर 2 पेरेंट्स की इन्वॉल्वेशन होती है। 2 पेरेंट्स में एक होगा मदर और एक होगा फादर, मदर एंड फादर। इन दोनों के फ्यूज़न से हमारे पास 2 एंड इन दोनों मतलब इसके अंदर गैमेट्स बनेंगे। 2 गैमेट्स हमारे पास होने चाहिए विच इज़ मेल गैमेट एंड सेकेंड इज फीमेल गैमेट, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, इन दोनों के फ्यूज़न से हमारे पास बनता है जाइगोट। जाइगोट इज़ अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इस जाइगोट के अंदर फर्दर सेल डिवीज़न होगा, ग्रोथ होगी, सेल्स बनेंगी, सेल से टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यू सिस्टम बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर हमें मिलता है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड वेल शेप्ड ऑर्गेनिज्म। इसीलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक ह्यूमंस के अंदर ऐसा होता है, इसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन होती है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से हमें नया ऑर्गेनिज्म मिलता है। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर नॉर्मली एक सिंगल पेरेंट डिवाइड होके 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है जी। उसके बाद हम देखें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर वेरिएशंस, जब हम बात करते हैं वेरिएशंस की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत कम वेरिएशंस देखने को मिलती है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट ही डिवाइड होके आगे 2 डॉटर सेल्स बना रहा है। इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि हाफ क्रोमोसोम्स उधर से आए, हाफ क्रोमोसोम्स उधर से आए, 50% डीएनए मदर का आया, 50% फादर का आया, ऐसा इसके अंदर नहीं होता। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। और जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस का जो नंबर है, वेरिएशन की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पाई जाती है। क्योंकि जब 2 चीज़ों का, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, डीएनए कॉपी होता है, डीएनए कॉपी की प्रोसेस के अंदर एरर मिलता है, उसे ही तो हम वेरिएशन बोल रहे थे। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना ही तो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है और ना ही क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ भी नहीं होता। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो हमारे पास गैमेट्स बन रहे हैं। गैमेट्स क्या थे? एक मेल गैमेट था, एक फीमेल गैमेट था। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी हमारे पास हाफ थे। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से हमें मिल रहा था जाइगोट, जो कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर सेल डिवीज़न होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जिससे हमें मिलेगा ऑर्गेनिज्म। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स था ये बहुत सारा सिस्टम। और जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इसके अंदर किसी टाइप के कोई भी गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होती, ना ही इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। इसीलिए जो वेरिएशंस हैं इसके अंदर कम देखने को मिलती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर टाइम बहुत कम लगता है, मतलब बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर ही नहीं, बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और जब हम एनर्जी की बात, एनर्जी और टाइम दोनों ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कम लगता है, और एनर्जी एंड टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनर्जी एंड टाइम दोनों ही ज़्यादा लगते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एनर्जी एंड टाइम दोनों ही कम लगते हैं। सो आपको बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अभी मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एग्जांपल्स बता दूं कि किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बेसिकली अमीबा, बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाया जाता है, बट वो मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हम आगे फ्रेगमेंटेशन इसका एक टाइप पढ़ेंगे, उसके अंदर होता है स्पाइरोग्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट वो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमंस लाइक उनकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, उनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं होता। पैरामीशियम, जो ये भी एक सिंगल सेल है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स, फिशेस, प्लांट्स, इन सब के अंदर
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सो बेसिक डिफरेंस हमारे पास यही था कि इधर एक पेरेंट की इन्वॉल्वेशन होती है, उधर दो पेरेंट चाहिए, एक सिंगल पेरेंट डिवाइड होके 2 डॉटर सेल बनाता है, इसके अंदर 2 पेरेंट चाहिए, दोनों पेरेंट्स के फ्यूजन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। इधर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती, इधर गैमेट फॉर्मेशन होती है विच इज़ मेल गैमेट एंड सेकेंड इज फीमेल गैमेट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें किसी भी प्रकार क्रोमोसोम्स का कहीं पे भी नंबर हाफ नहीं होता। डिट्टो क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जाते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारी गैमेट सेल्स होती हैं उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होता है, जिसकी वजह से जब उन दोनों का फ्यूजन होने से जब जाइगोट बनता है वो डेप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और वेरिएशंस की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस कम मिलती हैं। टाइम और एनर्जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ज़्यादा लगता है और टाइम और एनर्जी इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कम कंज्यूम होता है। और जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन भी सडन इंक्रीज हो सकती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि इन्हें टाइम और एनर्जी कम वेस्ट हो रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉपुलेशन बहुत धीरे इंक्रीज़ होती है। सो अभी हमने बेसिक डिफरेंस पढ़ लिया था सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अभी हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम उसकी डेफिनेशन और उसके टाइप्स को डिटेल के अंदर स्टडी करते हैं। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हमने पढ़ा था इसके अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, गैमेट्स नहीं बन रहे तो फ्यूज़न भी नहीं होगा, ठीक है। और नो चेंज इन क्रोमोसोम और नो चेंज इन क्रोमोसोम, और इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबरिंग के अंदर भी कोई चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ इसके अंदर नहीं होते। द ऑफस्प्रिंग दैट arise by sexual reproduction form either unicellular or multicellular organism inherit the full set of genes of their single parent। it means जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएगी, नई जनरेशन जो उसके अंदर हमारे पास बनेगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नई जनरेशन बनेगी वो यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और मल्टीसेल्युलर भी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे ना वो उतने ही होंगे जितने उसकी पेरेंट सेल के अंदर थे। सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सो अभी हम देखते हैं इसके टाइप्स। इट हैज़ 7 टाइप्स हैं इसके, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन। दिस इज बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, थर्ड इज फ्रेगमेंटेशन, देन बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब एक एक करके हम इन सबको डिस्क्राइब के अंदर स्टडी करते हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन का फर्स्ट है बाइनरी फिजन। व्हाट इज बाइनरी फिजन? सो बाइनरी फिजन 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला बाइनरी प्लस फिजन। पहला हम करते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, फिजन का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। अभी बात जब हम ए सेक्सुअल का पार्ट है तो इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट डिवाइड होगा। इट मीन्स एक सिंगल पेरेंट टू ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड होगा, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, एक सिंगल सेल जो होगी वो स्प्लिट होके 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन कर देगी, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमीबा के अंदर बाइनरी फिजन मोस्टली पाया जाता है, जैसे अमीबा है, ठीक है। अमीबा के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, ये फुली मैच्योर और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार है अमीबा। अभी इसके अंदर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा। फर्स्टली इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा, ये न्यूक्लियस इसका डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इसके अंदर इसका जो साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। न्यूक्लियस इसका कंप्लीट ऑलमोस्ट डिवाइड हो चुका है, इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक है। एक सिंगल अमीबा था, वो नॉर्मली ये क्या हो रहा है कि 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। इसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, फिर इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होता है। तो एट द एंड क्या होता है कि ये अमीबा 2 डॉटर अमीबास की फॉर्मेशन कर देता है, जिसके अंदर दोनों के अंदर ही न्यूक्लियस है और ये दोनों क्या है, 2 डॉटर अमीबा। टू डॉटर अमीबा की ये फॉर्मेशन करता है। ये था बाइनरी फिजन, जिसके अंदर नॉर्मली एक ऑर्गेनिज्म 2
टू डॉटर सेल्स की जिसके अंदर ये फॉर्मेशन कर दे उसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जो अमीबा का एग्जांपल जब देखते हैं तो इसके अंदर फर्स्टली डिवाइड होता है इसका न्यूक्लियस, उसके बाद डिवाइड होता है इसका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे डिवाइड होता होता टू डॉटर अमीबा की फॉर्मेशन कर देता है। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। अभी हमने बाइनरी फिजन पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर ये था कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर टू डॉटर ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके अंदर हमने अमीबा का एग्जांपल देखा था कि एक अमीबा धीरे धीरे उसका न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, फिर देन फर्दर क्या होता है कि वो टू डॉटर अमीबा सेल्स की फॉर्मेशन कर देता है। वो जो दो डॉटर अमीबा बनते हैं वो मोस्टली कंप्लीट अमीबा की फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अभी इसके अंदर अदर इसके एग्जांपल्स होते हैं अमीबा, लिश्मानिया, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया। और अभी जब बैक्टीरिया और लिश्मानिया की बात करते हैं तो अमीबा और लिश्मानिया की जब हम बात करते हैं तो अमीबा की कोई शेप नहीं होती, कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड इसकी शेप नहीं होती, ये कहीं से भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है जिसके अंदर इसका न्यूक्लियस का पार्ट थोड़ा सा आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया कि अमीबा कहीं से भी डिवाइड हो सकता है, जैसे भी कहीं से भी इसका मतलब डिवीजन स्टार्ट हो सकता है और ये टू डॉटर अमीबा की फॉर्मेशन कर देता है। लिश्मानिया की जब हम बात करते हैं तो लिश्मानिया की एक वेल ऑर्गेनाइज्ड शेप होती है, इसकी एक विप लाइक स्ट्रक्चर इसकी एक एंड के ऊपर पाई जाती है, इसीलिए ये कहीं से भी डिवाइड, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा जैसे अमीबा कहीं से भी डिवाइड हो गया, ऐसा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर मैनर के अंदर ये डिवाइड होगा, वो इस तरह से। और लिश्मानिया ह्यूमन बींग्स के अंदर काला अजार नामक डिजीज कॉज करता है। सो हमारा बाइनरी फिजन इतना ही था जिसके अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाता है और उसके कुछ ये एग्जांपल थे। अमीबा, इसकी कोई शेप नहीं होती, कहीं से भी डिवाइड हो सकता है। लिश्मानिया जिसकी वेल ऑर्गेनाइज शेप होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर ही डिवाइड होता है। अभी सेकंड हम पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। ये मल्टीपल फिजन वैसे तो बाइनरी फिजन जैसा ही है, लेकिन बाइनरी फिजन के अंदर हमने पढ़ा था एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म दो के अंदर डिवाइड हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल का मतलब होता है मैनी, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होगा वो दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा। सो इतना ही डिफरेंस है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन के अंदर। सो मल्टीपल फिजन के अंदर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होगा दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में, उसे हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडियम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, जब इसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन कर देता है। इसके अंदर जो ये इसकी प्लाज्मोडियम की जो सेल होती है वो धीरे धीरे अपने आप में डिवाइड करती है, सेल डिवीज़न होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। एट द एंड जब ये मतलब कंप्लीटली अपना सेल डिवीज़न कर लेता है तो क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है और ये सारी की सारी जो सेल्स है वो बाहर आ जाती है, जिससे कि एक प्लाज्मोडियम से बहुत सारे प्लाज्मोडियम की फॉर्मेशन हो जाती है। फ्लाज्मोडियम ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कॉज करता है, दिस इज अ मलेरियल पैरासाइट। सो मल्टीपल फिजन इतना ही था। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेगमेंटेशन। दिस इज थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, यानी पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाना। नॉर्मली कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं होती। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो से ज़्यादा सेल्स पाई जाती हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना, टुकड़ों में विभाजित होना, मतलब पार्ट्स के अंदर जब कोई ऑर्गेनिज्म टूटता है, ठीक है। अभी देखो कोई भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास है, वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, दो पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड होगा तो वो फर्दर जो दो पार्ट्स हैं ना वो फर्दर आगे ग्रो करेंगे और एक नया ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर देंगे। आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ, लाइक स्पाइरोग्रा क्या है, एक वाटर प्लांट है, एक वाटर प्लांट है, ठीक है। वाटर प्लांट है तो स्पाइरोग्रा की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ये स्पाइरोग्रा टू पार्ट्स के अंदर टूट जाता है। दिस वन, एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, ये दो पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स फर्दर ग्रो करके एक नया स्पाइरोग्रा बना देते हैं, मतलब दोनों अलग अलग स्पाइरोग्रा बनाएंगे। एक किसने बना दिया और एक स्पाइरोग्रा ये वाला पार्ट बना देगा।
मतलब मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, इसने एक नया स्पायरोग्रा बना दिया, इसने एक नया स्पायरोग्रा बना दिया। अभी आप सोच रहे होगे कि मैंने पीछे बाइनरी फिजन पढ़ाया, मल्टीपल फिजन पढ़ाया और थर्ड मैं पढ़ा रही हूँ फ्रेगमेंटेशन, कि तीनों के अंदर है तो सिमिलैरिटीज़ ही, कि बाइनरी फिजन के अंदर हम पढ़ रहे थे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ब्रेक हो रहा था और 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे थे। मल्टीपल फिजन के अंदर हम पढ़ रहे थे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन कर रहा था, और वही हम पढ़ रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के अंदर, कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर भी तो यही है ना कि वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है और देन नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर रहा है। बट यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है हमारे बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन के अंदर। इनका पहला जो डिफरेंस है वो तो यही आ जाता है कि ये बाइनरी फिजन है, ये तो पाया जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और जो फ्रेगमेंटेशन है ये हमें मिलता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। इनका बेसिक सा सबसे पहला जो इनके अंदर डिफरेंस है तो वो तो यही हो गया ना कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मिलता है। सेकेंड, जब हम बात करते हैं इसके डिवीज़न की, तो भैया डिवीज़न इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, ये भी, इसका भी एक पार्ट टूट के 2 पार्ट्स के अंदर बना रहा था और ये भी एक पार्ट टूट के 2 पार्ट्स के अंदर बना रहा। लेकिन जब हम बाइनरी फिजन के अंदर हमने अमीबा का एग्जाम्पल पढ़ा था तो उसमें क्या हुआ था, एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबा सेल्स जब बनती हैं तो वो कंप्लीट अमीबा बनता है। लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक स्पायरोग्रा था, स्पायरोग्रा 2 पार्ट्स के अंदर टूटता है, ये पहला पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट। ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ये कंप्लीटली मैच्योर नहीं होते। यहाँ देख सकते हो आप, ये हाफ इनका पार्ट है, ये फर्दर ग्रो करके नया स्पायरोग्रा बनाते हैं। लेकिन बाइनरी फिजन के अंदर ऐसा नहीं होता। बाइनरी फिजन के अंदर जो अमीबा सेल होती है वो अमीबा सेल कंप्लीट अमीबा की फॉर्मेशन करती है। बट फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक स्पायरोग्रा कंप्लीट स्पायरोग्रा की फॉर्मेशन ना करके 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा था। फिर वो 2 पार्ट्स अपने अंदर सेल डिवीजन करते हैं, हम ग्रो करते हैं, फिर वो नया ये एक नया स्पायरोग्रा बनाएगा और ये सेकंड पार्ट भी एक नया स्पायरोग्रा बनेंगे। इसके अंदर भी 2 ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर भी 2 ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर तो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ दिस प्रोसेस, जिसे हम कह सकते हैं कि ये हाफ है, इंटरमीडिएट है। जब ये ग्रो करेगा देन हमें क्या मिलेगा, नया अपना स्पायरोग्राम मिलेगा, नए ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे। ये था हमारा फ्रेगमेंटेशन। सो आई होप सो फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ तक ही करेंगे। आज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस पढ़ा, फिर हमने पढ़ा वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। एक हमने टॉपिक पढ़ा था कि क्या ऑर्गेनिज्म अपनी फोटोकॉपीज़ बनाता है, तो उसका आंसर था हमारे पास नो। फिर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 2 तरह का था, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, जिसके हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और थर्ड हम पढ़ रहे थे, थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका था, फ्रेगमेंटेशन। सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर अच्छा समझ में आ गया हो अच्छे से। सो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।